नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपीएस टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका पीडब्ल्यू का आपका टेस्ट नंबर 6 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा। देखिए, पार्ट 1 आपका हो चुका है। अगर पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और अभी यह वीडियो आपका टेलीग्राम जो है सो आपका बंद हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अभी सेट हम लोग को उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सेट बहुत कम आ रहा है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 76 पर। प्रश्न नंबर देखिए 75 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। अगर एगो देखिए न्यू ऐप आया है, क्या आरआरआई ऐप, उस पर अपना चैनल का लिंक जो है सो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। बताइए, बिहार में फायर क्ले मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, फायर क्ले, ध्यान में रखिए, इस पर फोकस कीजिएगा। क्या बोल रहा है, किस जिले में पाया जाता है? बताइए किस जिले में पाया जाता है। तो ये आपका पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, यह कोयला भंडारों के नीचे अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। यह एक दुर्गम मिट्टी है जिसमें से पोटास और सोडा का मात्रा कम पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। ये सब क्वेश्चन का बताइए आंसर देने की जरूरत भी नहीं, मन भी नहीं करता है भैया। आप लोग क्या बोले अब। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार के लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, बिहार में लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पाई जाती है दक्षिण पूर्वी बिहार में आपका पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, लाल और पीली मिट्टी का निर्यात कहाँ तो बताइए, निर्यात होती है लाल और पीली मिट्टी आग्नेय और केंद्रित चट्टानों से विघटन से बनती है। ध्यान में रखिएगा। इसका रंग कैसे होता है कि इसका लाल रंग मुख्य चट्टानों के लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम क्लास लिए हुए हैं सर का, इसलिए सेट हमको मिल पा रहा है। ध्यान रखिएगा। कुछ सेट हम टेलीग्राम से निकालते थे, अब कुछ क्लास हम ले चुके हैं। तो ये किस संवैधानिक संशोधन ने संसद को सशस्त्र बलों के लिए क्या है, खुफिया संगठनों को दूरसंचार प्रणालियों के कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध करने का अधिकार दिया है? मतलब अधिकार दिया है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा 50वां संविधान, 50वां संशोधन अधिनियम। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, कीटो होलोहान मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का फैसला करते समय पीठासीन अधिकारी किसकी भूमिका निभाता है? बताइए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भैया, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ कीटो होलोहान मामले, यहाँ देखिए 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का फैसला करते समय क्या पीठासीन अधिकारी किसका भूमिका निभाता है? बताइए किसका भूमिका निभाता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल का आपका भूमिका निभाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या ट्रिब्यूनल का आपका भूमिका निभाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्या इसका सोल्यूशन भी चाहिए आप लोग को? देखिए इसका सोल्यूशन बताते हैं मैं कि 10वीं अनुसूची के तहत योग्यता क्या है, निर्णय का अधिकार। ध्यान में रखिए। देखिए, निर्णय का अधिकार का दल बदल के कारण योग्यता से संबंधित किसी भी क्या पक्ष का निर्माण संबंधित सदन का पीठासीन अधिकार द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81 में। बताइए, चुनाव आयोग को यह प्रमाणित करने से पहले किसके परामर्श करनी चाहिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है? क्या बोल रहा है, चुनाव आयोग को यह चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केंद्र सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, थोड़ा सा मेरा भाई आगे डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ओके, चुनाव आयोग को यह प्रमाणित समय से पहले किसका परामर्श करना चाहिए कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है? तो केंद्र सरकार का जो है सो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है, याद रखिएगा भैया। चलिए, टेलीग्राम बंद हो गया भैया, सबका एकदम नस में ठंडा हो गया है। बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, क्योंकि हर सेट आपको यहाँ यही यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी और कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो कि ये सेट आपका अपलोड करता है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या है, विधायिका को चुनाव विवादों से निपटारे के लिए क्या न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? वीडियो को भैया 1.25x पे थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, दिखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बताइए, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका को चुनाव विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? बताइए कौन देता है? तो आप लोग को पता होगा, अनुच्छेद 323, ध्यान रखिएगा। बताइएगा कितने राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है? क्या हो रहा है, कितने राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है? बताइए तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 4 पार्टी, ध्यान में रखिएगा, 4 राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब किए थे? तो 1955 में किए थे, ध्यान रखिएगा। कब किए थे? तो 1955 में किए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, पिछड़ो वर्ग यानी बीसी की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई। राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक स्थिति की जांच करने हेतु उनकी स्थिति में सुधार कदम सुझाने हेतु आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संघ, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों की संपत्ति के अनुबंध अधिकार, क्या देनदारियों और दायित्वों और मुकदमों से संबंधित हैं? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा आपका, देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिए, भाग 12। चलिए देखिए, इसका तो सोल्यूशन भी नहीं लिखा हुआ है भैया। चलिए थोड़ा सा अपने मन से बता देते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 294 से 300 है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आपका संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका कौन कौन सा हो गया, देखिए संपत्ति हो गया, अनुबंध हो गया, अधिकार हो गया, देयताएं हो गया, दायित्वों हो गया, संघ और राज्यों के बाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के भाग कितना है, 9 का बी में सहकारी समितियों को शामिल करने वाले अनुच्छेद इस प्रकार हैं। बताइए संविधान के भाग 9 के बी में सहकारी समितियों को शामिल करने वाले अनुच्छेद इस प्रकार हैं। बताइए किस प्रकार हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए आपका किस प्रकार है। तो ये आपका है अनुच्छेद 243 का ZH के 343 से ZT, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी 243 भैया, सॉरी माफ कीजिएगा, 243 है। टैका है टैका। 87 नंबर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 243 का जी किससे संबंधित है? बताइए संविधान का अनुच्छेद 243 का जी किससे संबंधित है? माइनर मिस्टेक हर किसी इंसान से होता है भाई, ऐसा मत समझो तुम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ये सब आंसर का देखिए, आंसर भी बताने का मन नहीं कहता भैया, इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा भैया तो उसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जो बात है। CBI का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? बताइए CBI का गठन किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? बताइए किस आधार पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था संथामन समिति, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यू रिजल्ट से बाहर रहो मम्मी, देखो 89 नंबर देखिए, 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है? बताइए 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। तो बताइए न्यूनतम आयु आपको कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो आप लोग को पता है भैया कि ये कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आपकी होनी चाहिए थे, ध्यान में रखिए, 21 वर्ष होनी चाहिए थे। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 AF के तहत पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। गॉट इट ब्रो? 90 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? बताइए भारतीय संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आपका 1963 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये सबका भैया आंसर नहीं मिलेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हो सका, आंसर बता देंगे। तब यूपीएससी की तैयारी खाली कर रहे हैं भैया? अच्छा आप ही बताइए तो जरा सा।
देखिए गुप्तकालीन ग्रंथों और उनके लेखक का मिलान करना है। बताइए गुप्तकालीन ग्रंथों का और जो उनको लिखे हैं उससे आपको मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। चलिए बताइए अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी आपको कौन लिखे हैं? तो आपका पाणिनि लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। आपका मुद्रा राक्षस आपको कौन लिखे हैं? तो विशाख दत्त लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए भट्ट संहिता कौन लिखे हैं? तो भट्ट संहिता आपका बारामिहिर लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम ये आपका शूद्रक लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सबको भी आपको मुंह में याद रहना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है। 92वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी देता है? बताइए बोल रहा है कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी देता है? बताइए कौन सा देता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अयोध्या शिलालेख, ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मौर्य काल के दौरान क्या एग्रोनोमोई नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्या यहाँ ध्यान दीजिए, एग्रोनोमोई ध्यान रखिएगा नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये आपका सड़कों के निर्माण से आपका संबंधित था, ध्यान में रखिए। देखिए मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रांतों की छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। उनके आधार पर क्या जनपद कहा जाता था। जैसे कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मस्तिष्क के अनुसार क्या है एग्रोनोमोई नामक अधिकारियों का वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों को देख रेख करता था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को क्या है पुराणों में कैस श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कहा गया है इच्छाबुक को किया गया था, ध्यान रखिएगा। किसको कहा गया? तो इच्छाबुक को आपका श्री पर्वतीय कहा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा क्या तुर्कान ए चहलगानी शक्ति को अत्यंत जोड़ने और नष्ट करने में सफल रहा? बताइए निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति को अत्यंत जोड़ने और नष्ट करने में सफल रहा? बताइए कौन रहा था? तो ये आपका बलबन रहा था, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए सर वन लाइनर क्वेश्चन है भैया इधर। देखिए अमरनायक व्यवस्था किस भारतीय साम्राज्यवादी शासक का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? बताइए क्या अमरनायक व्यवस्था किस भारतीय साम्राज्यवादी शासक का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? बताइए किसका था ये आपका? तो ध्यान रखिए, तो ये आपका विजयनगर का नवाचार था, ध्यान में रखिएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य में क्या है नायक व्यवस्था में सैन्य प्रमुख या नायकों की नियुक्ति शामिल थी, जिन्हें राजा द्वारा नट नायकटम नामक भूमिका प्रदान की जाती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया कर लीजिए, क्योंकि ये सब सेट आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो टेलीग्राम हो गया बंद। तो निम्नलिखित कृतियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए निम्नलिखित कृतियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सजाना है उसको। चलिए देखिए पहला कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, इसका पहला जो किताब उल हिंद हो जाएगा, ध्यान रखिए किताब उल हिंद। उसके बाद आपका कौन सा होगा? उसके बाद होगा आपका पृथ्वीराज रासो। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपका देखिए तबकात ए नासिरी। उसके बाद आपका हो जाएगा ये फतवा ए जहानदारी, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका कब हुआ था? 1300 लिख देते हैं 1357। रखिए देखिए जाहुद्दीन द्वारा बरनी 1357 में मुस्लिम राजाओं को नसीहत के रूप में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। देखिए पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबाई द्वारा हिंदी का एक बोली ब्रज भाषा में रचित महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। बताइए इसके बारे में, किसके बारे में? किताब उल हिंद जो अल बिरूनी की किताब उल हिंद या फारसी विद्वान अल बिरूनी द्वारा 11वीं शताब्दी में आरंभ किए गए कितना
1017 से लेकर 1030 के बीच अरबी में लिखी गई थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब एक बच गया। देखिए तबकात ए नासिरी ये आपका हो जाएगा 1260 में आपका लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बताइएगा 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब्जा किया तो तब गोलकुंडा का शासक कौन था? बताइए 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था तब गोलकुंडा का शासक कौन था? बताओ गोलकुंडा का शासक कौन था? ताबर अबुल हसन कुतुब साथ हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा बिंबिसार ने अपने क्या राजवैद्य जीवक को निम्नलिखित में से किस राजा के उपचार हेतु भेजा था? बताइए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को निम्नलिखित में से किस राजा के उपचार हेतु भेजा था? बताइए किस राजा के उपचार हेतु भेजा था? तो आपका चंड प्रद्योत को भेजा था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए बिहार के ताम्रपाषाण स्थलों में किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन सामान्यतः पाए जाते हैं? बताइए बिहार के ताम्रपाषाण स्थलों में निम्नलिखित में से क्या पढ़ दिए यार? बिहार के ताम्रपाषाण स्थलों में किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन सामान्यतः पाए जाते हैं? कोई काला और लाल मृतभांड का आपका मिट्टी का पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न। ये निम्नलिखित में से किस स्थलों बिहार के निम्नलिखित स्थलों से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मतलब बिहार के निम्नलिखित स्थलों में से किससे कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मतलब किससे हुए हैं? तो आपका बक्सर, बोधगया, वैशाली और कुम्हार से आपका ध्यान में रखिएगा। क्या आपका कुषाण वंश के सिक्के आपका प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 102 नंबर प्रश्न। बताइए प्राचीन अंग राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन अंग राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। कथन ए में इसका सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और 2 में आपका प्राचीन अंग क्षेत्र वर्तमान बिहार के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर में मेल खाता है, ध्यान रखिए। ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 में प्रश्न बताइए सूर्यवंश के पतन के बाद बिहार पर किसके अधिकार किया? शुंग वंश के पतन के बाद बिहार पर किसने अधिकार किया? बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने अधिकार किया? तो आपका ताज खान करानी किए थे, ध्यान में रखिएगा, सूर्यवंश के बाद। बताइए गुरु नानक देव किस वर्ष पटना आए थे? बताइए गुरु नानक देव पटना किस वर्ष आए थे? तो 1509 ईस्वी में आए थे। बताइए बख्तियार खान का मकबरा बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए बख्तियार खान का मकबरा बिहार में किस स्थान पर आपका स्थित है? तो ये आपका कैमूर में स्थित है। भाभी बोला जाए मतलब पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। उपयुक्त पंक्तियों में से किसके द्वारा अपनी डायरी में लिखी गई थी? बताइए क्या बोल रहा है? पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। उपयुक्त पंक्तियों किसके द्वारा अपनी डायरी में लिखी गई थी? बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। टर्बनियर के द्वारा आपका लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा सा। देखिए राजकुमार शुक्ल को क्या है, राजकुमार शुक्ल को निहलो अत्याचार के संबंध में गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दी? बताइए राजकुमार शुक्ल को क्या निहलो के अत्याचार के संबंध में गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दी थी? बताइए किसने दी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तब गणेश शंकर विद्यार्थी दिए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए चंपारण के निहलो में से सबसे क्रूर क्या बेलवा कोठी का एम्मन था, जो से सतबरिया गांव के राजकुमार शुक्ल भी पीड़ित थे। राजकुमार शुक्ल ने उसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में उन्हें गणेश चंद्र विद्यार्थी से उसे मिलने को गांधी जी से मिलने को सलाह दी थी, ध्यान में रखिएगा। गणेश चंद्र विद्यार्थी ने 4 जनवरी 1915 को अंक में कैन चंपारण के अंधेरे नामक एक क्या लेख प्रकाशित किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बात करते हैं 108 नंबर प्रश्न देखिएगा। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या जनजातीय विद्रोह, सूची 2 में क्या है प्रमुख नेता है।
मिलान करना हम लोग को, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, देखिएगा चेरो विद्रोह, बताइए इसका प्रमुख नेता कौन था। चेरो विद्रोह का प्रमुख नेता था आपका भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, भूषण सिंह। देखिए ये आपका हो जाएगा 3 में। ये पर 3 में हो गया, ध्यान में रखिएगा। देखिए चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802, यह विद्रोह पलामू के शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू के लोगों द्वारा किया गया था, जो 1802 में अंग्रेजों द्वारा भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। बी में है सपा होड़ आंदोलन, बताइए आपका कब किसके द्वारा हुआ था, तलाल हेम्ब्रोम के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 में, ध्यान रखिएगा। देखिए ये सपा होड़ आंदोलन 1870 के इस आंदोलन के जन्मदाता क्या है, लाल हेम्ब्रोम थे। जमींदारों द्वारा कृषकों को मांग एवं बेगार को बेथी नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। देखिए भूमिज विद्रोह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, गंगा नारायण सिंह। कहाँ गंगा नारायण, इसका प्रमुख नेता कौन है, गंगा नारायण सिंह है, ध्यान में रखिएगा। कोल विद्रोह का आपका हो जाएगा सुरगा गुंडा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये आपका जनजातीय है विद्रोह है और ये आपका प्रमुख नेता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा यहाँ पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से दरभंगा के 16 अक्टूबर 1905 को क्या राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बताइए बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को क्या राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो मनाया गया था तो ये आपका सतीश चंद्र चक्रवर्ती क्या है, बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से आपका 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन बनाया गया था। अगला नंबर प्रश्न बताइए, पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद 7 छात्र किस छात्र के परिवार के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उनके परिवार के योगदान पर देश के सेवक पिता और शहीद पुत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या जो, तो इसका सही उत्तर आपका ध्यान रखिएगा हो जाएगा आपका शहीद देवी पद चौधरी, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको कुछ समझ में नहीं आया, माफ़ कीजिएगा। देखिए किस बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन ने खान अब्दुल गफ्फार खान व उनके भाई भाग लिया था। बताइए किस बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान व उनके भाई ने भाग लिया था, तो आपका दूसरी बार भाग लिया था, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है इसमें आपको बताना है, बताइए इसमें गलत कौन सा है। चलिए देखिए, एक में आपका बिहार में डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत थी, जो ये कथन एक आपका क्या है, मतलब सही है या फिर गलत है। बिल्कुल सही है। 2 में बिहार में सूबेदार क्या है, शाइस्ता खां द्वारा अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाया गया था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। 3 में आपका बिहार में यूरोपीय क्या व्यापारियों का आगमन 17 शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला कौन सा गलत है, लेकिन इसमें गलत आपका कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बता पटना होम रूल लीग के सदस्य द्वारा क्या विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने के विचार प्रस्तुत किया गया था, ध्यान में रखिएगा, पूजा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए राय चुनर चंद के ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा मैथ आ गया भैया, यहाँ से मैथ आपको कुछ क्वेश्चन मैथ मिलेगा, मैथ आप लोगों को खुद बनाना है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका 114 नंबर का आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैथ है तो मैथ को हम यहाँ बता देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 116 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न का देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 117 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैथ है तो मैथ को भैया तो आप लोग को खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। 119 नंबर प्रश्न देखिए, तो 119 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा।
121 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, देखिए देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मैथ में क्या बोल रहा है, यदि ए का अर्थ इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ले जानो 123 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अरे कहाँ चला गया यार? ये 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग बढ़िया से। बताइएगा, बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में क्या बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्या स्वीकृतियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आसान से सम्मिलित करना? बताइए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना कहाँ है? सूची 1 सूची 2 इसमें दिया हुआ है, बताइए कैसे दिया हुआ है। देखिए चलिए मिलान करते हैं इसका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए। तो इसका आंसर देखिए पहले हमको देखना पड़ जाएगा, अभी ऐसे नहीं मिलान हो पाएगा। तो 125 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए मिलान करते हैं। देखिए ए में आपका है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता का प्रबंध स्थान। तो ये आपका मिलान करना है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, आपका हो जाएगा वैशाली में। ध्यान रखिए। 2 में आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF क्षेत्रीय क्या है प्रशिक्षण केंद्र। ये आपका कहाँ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, किशनगंज में हो जाएगा। तो अत्याधुनिक मखाना प्रसंस्करण इकाई ये आपका कहाँ हो जाएगा? ध्यान रखिए। देखिए आपका सबको पता है, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, दरभंगा हो जाएगा। बाकी ये जो बच गया आपका, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ये आपका हो जाएगा दरभंगा में। 4 में आपका भारतीय विज्ञान परंपरा अनुसंधान, ये आपका हो जाएगा NIT पटना। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 में पढ़ देखिए, बिहार में हाल ही में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कथन देखिए 1 में आपका है, ध्यान से सुनिएगा, कथन 1 आपका है बिहार के पहले प्राकृतिक हाथी गलियारे में जमुई के गढ़ी वन क्षेत्र और इसके इलाके में झाझा और चकाई वन क्षेत्र शामिल हैं। चलिए देखिए कथन 1 क्या आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो कथन 1 आपका बिल्कुल जो है सही है। जो गढ़ी जो भी है, जम्मू की गढ़ी बताया गया, सही हम लोग का गाँव यहीं है, गढ़ी है। 2 में ये एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल, जिसे 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 के सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर केंद्रित हैं। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बताइएगा, बिहार बजट 2026-27 हाल ही में घोषित जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों के लिए वित्तीय सहायता क्या संरचना चुनी गई है? देखिए क्या संरचना आपका चुनी गई है? तो ये आपका सालाना 3000 से अतिरिक्त राशि और जिसे PM किसान के साथ कुल भुगतान 9000 प्रति वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2026 में आयोजित बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? फरवरी 2026 में आयोजित बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये कथन 1 में प्रांतीय विधान परिषद की पहली ऐतिहासिक बैठक 7 फरवरी 1921 के वर्तमान विधानसभा के सभागार में आयोजित की गई थी। ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका पूरी तरह से कागज रहित विधायी कामकाज की और परिवर्तन के लिए विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का नवावरण किया गया था। क्या कथन 2 सही है? ध्यान रखिएगा। तो कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में नेवा को संसदीय मंत्रालय द्वारा क्या प्रबंधित 6:40 केंद्र राज्य का लागत साझाकरण मॉडल पर आधारित माध्यम से क्या वित्त पोषित किया जाता है। क्या कथन 3 सही है? तो कथन 3 जो है आपका बिल्कुल क्या है गलत है। ध्यान रखिएगा, 3 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर 1 और 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा। ध्यान रखिएगा भैया।
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के आगामी जल निकाय एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। बताना है कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है, यह एटलस नदियों के आर्द्रभूमि, तालाबों और बांधों का दस्तावेजीकरण करेगा। इसमें से पीएम गति शक्ति, सड़कों और ग्रामीण सीमाओं से संबंधित GIS परतों को एकीकृत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में, यह एटलस क्या गजेटियर प्रारूप में विशेष रूप से केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 में है, चयनित एजेंसी को 18वें महीनों के भीतर राज्य स्तरीय एटलस को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने का अनिवार्य निर्देश दिया गया। ध्यान में रखिए, कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, तो क्या बोल रहा है, बिहार के आगामी जल निकाय एटलस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन 1 और कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, बताइए समाचारों में रहे निम्नलिखित स्थानों और उनके राजनीतिक महत्व के साथ सुमिलित करना है। बताइए कैसे सुमिलित करने वाला दे दिया है। चलिए मिलित करते हैं। ये 1 में है खार्बद्वीप, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 2 में हो जाएगा खार्बद्वीप आपका हो जाएगा ईरान के कुल तेल निर्यात 90% हिस्सा संभालना। 2 में है डिएगो गार्सिया, तो ये आपका डिएगो गार्सिया आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका 3 में हो जाएगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण अमेरिकी ब्रिटेन सैन्य अड्डे। देखिए होप द्वीप, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश द्वारा नियोजित उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे। बताइएगा 131 नंबर प्रश्न क्या है, जंगेजूर कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा भैया। क्या है, जंगेजूर कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में, यह प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जिसे अजरबैजान को उसके क्या है एनक्लेव नक्शीवान से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 भी है, देखिए आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, इस कॉरिडोर में आर्मेनिया के दक्षिण क्षेत्र से होकर गुजरने का प्रस्ताव है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय स्थानों और उनके कारणों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केवल तीनों युग्म जो है आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बताइए भारत में हाल ही में उद्घाटित सीमा बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए 1 में संयुक्त सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित एक 1920 मीटर लंबी कट एंड कवर सुरंग है। क्या कथन 1 सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, यह लेह लद्दाख के क्या दुर्भग सहयोग क्या है दौलत वेग ओल्डी रोड पर स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न का चलिए 134 नंबर प्रश्न देखिए। 134 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए मिलान करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिलान कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जो दे देता है तो फिर 135 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने AI जनित वोट दिएला को अपना नया सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किस देश ने AI जनित वोट दिएला को अपना नया सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त किया है। तो नियुक्त किया तो आपका कौन सा मंत्री हो जाएगा, तो आपका अल्बानिया हो जाएगा। ध्यान में रखिए, अल्बानिया ने आपका नियुक्त किया है। 36 नंबर देखिए, ग्रैंड एथोपियन रिसोंसा डैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या ग्रैंड एथोपियन रिनेंसा डैम
ध्यान रखिए, इस पर आपको विचार करना है तो बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन 1 में आपका है ये अफ्रीका के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। 2 में आपका है यह मिस्र द्वारा नील नदी के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, भारत द्वारा निष्पादित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय राहत मिशन और उनके लक्षित गंतव्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या भारत का मानवीय अभियान है, लक्षित देश और क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा। बताइए कौन सा आपका सही क्या बोल रहा है, सुमिलित है। देखिए 1 में आपका है ये 30 टन रहित सामग्री भोजन क्या मेगाडास्कर, क्या ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। क्या ये सुमिलित हैं, तो बिल्कुल आपका सुमिलित है। 4 में ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार 2025 का सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, बोलिएगा आप लोग। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका बिल्कुल सही सुमिलित है। ऑपरेशन क्या सद्भाव ये आपका क्या दक्षिण पूर्व एशिया, बिल्कुल आपका सही सुमिलित, ध्यान रखिएगा। 137 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी 4 युग्म आपका सुमिलित हैं। बताइएगा मार्च 2026 के नई दिल्ली में आयोजित क्या राइसिन डायलॉग को 11वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 11वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए कथन 1 में है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने उद्घाटन के अवसर पर मुख्य भाषण दिया, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है 2026 संस्करण के आधिकारिक विषय का संस्कार दावा समावेशन या उन्नति था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका इसका आयोजन प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय नीति आयोग के साथ साझेदारी में किया जाता है, बिल्कुल आपका 3 गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर देखिए, हाल ही में संपन्न भारत अमेरिका व्यापार समझौते और वित्त वर्ष 2025 के द्विपक्षीय क्या मैट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग थोड़ा सा देखिए याद कर लीजिएगा। तो 40वां प्रश्न देखिए, विश्व समुद्री भोजन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, विश्व समुद्री भोजन कांग्रेस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब बताना कि इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। सही नहीं पूछ रहा, हाँ सही है। कि 1 में इसका आयोजन भारत में पहली बार चेन्नई में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, चेन्नई में आपका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। 2 में 2026 में कांग्रेस के लिए चुना गया केंद्रीय के विषय समावेशी विकास के लिए अस्थायी समाधान एक सुरक्षित निष्पक्ष और लचीला विश्व समुद्री भोजन का व्यापार का निर्माण है, बिल्कुल सही है। 3 में आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नई दिल्ली की इस द्विवार्षिक कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदारी के रूप में कार्य कर रही है, बिल्कुल सही है। बताइए G4 समूह और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें शायद कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है, कौन सा प्रश्न है, 141वां प्रश्न है। देखिए 1 में आपका G4 राष्ट्रों भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील शामिल हैं। इसका गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के समूह के रूप में क्या वकालत करने के लिए एक गठबंधन के रूप में किया गया था, ये आपको बिल्कुल सही है। 2 में आपका G4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2025-26 सदस्यों तक विस्तार करने का प्रस्ताव करता है, जिसे 6 अस्थायी सीटों 2 अफ्रीका देशों के लिए सहित जोड़ी जानी चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। 3 आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल अच्छा। कौन सा कथन इसमें आपका सही है भैया, ध्यान रखिएगा, सही बोल रहा था। देखिए आपका 3 में देखिए आपका क्या है, देखिए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जहां हाल ही में 2026 की G4 के मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी को लोकप्रिय रूप से डिफेंस का दावोस कहा जाता है और इसका स्थापना 1963 में हुई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिएगा।
141 नंबर प्रश्न का तीनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 143 का आंसर आपका कौन सा होगा, ध्यान रखिए। 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीनों कथन आपका सही है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। 143 का आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा हमको जरूरी हो गया भैया, काम आ गया हॉस्पिटल जाना, इसलिए हम जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं। 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 और 3, 2 आपका बिल्कुल गलत है। 145 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 145 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 146 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 का आंसर क्या हो जाएगा, 147 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी तीन युग्म आपका बिल्कुल सही है। 148 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा नियोजित राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए, कथन 1 में यह सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक पूरे देश में आयोजित किया जाना निर्धारित है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में पिछले PLFS 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल आपका सही है। 3 में देखिए क्या है, PLFS 2020-21 के आंकड़ों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुरुष प्रवासियों के बीच पूरे भारत में प्रवासन का प्रमुख कारण विवाह था। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में चालू किए गए क्या है पैमाना पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, तो 1 और 2 आपका सही है, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 150 नंबर आंसर का आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।